श्री गुरुभ्यो नमः। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारं ण्यन्त प्रकरणम् अस्माकं प्रचलन् अस्ति। ण्यन्त प्रकरणं वयं पठामः। अद्य तृतीयं सत्रं वर्तते। अस्य सत्रस्य अस्य प्रकरणस्य तृतीयं सत्रं वर्तते। तर्हि गतसत्रे अस्माभिः यदधीतं तदेकवारम् अहं संक्षेपेण प्रदर्शयामि, पुनः अग्रे गच्छामः। गतसत्रे अस्माभिः हेतुमति च इति पठितम्। तत्र हेतुमति च इति सूत्रेण णिच् प्रत्ययः भवति। हेतुमति नाम प्रेरणा इत्यर्थे। प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाक्ये धातोः णिच् स्यात् इत्येवं रूपेण णिच् प्रत्ययः भवति इति भवन् भवन्तं प्रेरयति भावयति इति अस्माभिः साधितम्। भवन् इत्यस्य प्रक्रिया मया यः सम्यक् रूपेण बोधिता, तथा च तदनन्तरम् अस्माभिः पठितं भावयति इति शब्दस्य प्रक्रिया। तदेवमस्ति। अत्र लट्लकारे रूपाणि अस्माभिः पठितानि। यः एकः प्रश्नः आसीत् यत् णिच् प्रत्ययः अयम् आत्मनेपदी भवति वा, नाम णिजन्तशब्दाः आत्मनेपदे प्रयुज्यन्ते उत परस्मैपदे। तस्य उत्तरं मया ह्यः न उपस्थापितं, समयः समाप्तः आसीत्। अद्य अहं ततः एव कक्षाम् आरभे। तर्हि एकं सूत्रम् अस्ति णिचश्च। णिचश्च इति सूत्रम् णिजन्तात् धातोः कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति। नाम णिजन्त धातुः अस्ति चेत् णिजन्तात् धातुः, यथा अत्र पश्यन्तु, प्रक्रियायां गच्छामः, अवगमनं भविष्यति। णिजन्त धातुः अस्माभिः भूधातोः अस्माभिः णिच् प्रत्ययः कृतः। तर्हि स्थितिः कथम् आसीत् पश्यतु, क्षणमेकम्। भूधातोः णिच् प्रत्यये कृते भू णिच्, अत्र भावि इति अस्माकं भावि इति णिजन्त धातुः आसीत्। एवं किल, णिच् प्रत्यये कृते निज अनन्तरं तिप् प्रत्ययः, भावि तिप्। तर्हि भावि शब्द तिप् प्रत्ययः अस्माभिः कदा कृतः? भावि इति एकः णिजन्तः धातुः यदा सिद्धः णिजन्त धातुः, नाम तस्य सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण अस्माभिः भावि इत्यस्य धातु संज्ञा विहिता। तर्हि अयं भावि इति णिजन्त धातुः आसीत्। भावि इति णिजन्त धातोः अस्माभिः तिप् प्रत्ययः विहितः। एवं किल, तो सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन णिजन्त धातुः भवति भावि। तर्हि अत्र णिचश्च इति सूत्रे किमुच्यते पश्यतु। णिजन्तात् धातोः, नाम अयं णिजन्तात् धातोः अर्थात् भावि इति धातोः आत्मनेपदं भवति। कदा आत्मनेपदं भवति? णिजन्त धातु से भावि, यह जो हमने णिजन्त धातु बनाई, उस णिजन्त धातु से प्रश्न उठता है तिप्तस्य सिप्तस्था मिद्वस्मस्, ये परस्मै पद हैं, और त आताम झ थास आताम धम इत वही वही, ये आत्मनेपद है। ठीक है, तो हम परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय करें या आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए सूत्र है णिचश्च, कि णिजन्त धातुओं से आत्मनेपद होता है। उसके लिए एक शर्त दी इन्होंने कि आत्मनेपद कब होगा, तो कहा कर्तृभिप्राये क्रियाफले। एक ही शर्त है, वो शर्त ये है कि कर्तृभिप्राये क्रियाफले, जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा, क्रियाफलम कर्तारम अभिप्रैति, जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तब आत्मनेपद होगा, और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा होगा तब परस्मै पद होगा। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। आत्मने पदम, आत्मने, आत्मा, आत्मा नाम स्वम,
स्वम स्वयं, तो आत्मने स्व स्वार्थ के लिए जब कार्य सिद्ध हो रहा होगा तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आ जाएंगे, जैसे पाचयते, दर्शयते, ठीक है, भोजयते, ठीक है, ये आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो जाएंगे। और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा होगा तब परस्मई पदम, मतलब क्रिया का फल किसी और को मिल रहा होगा तब परस्मई पद प्रत्यय संज्ञक प्रत्यय होंगे, जैसे पाचयति, दर्शयति, भासयति, लेखयति, ठीक है। तो इस प्रकार क्या समझ में आया कि निजंत धातु से, मतलब णिच धातु से णिच प्रत्यय करने, कौन बोल रहा है, म्यूट कर लें अपना कृपया। हाँ, किसी को कुछ प्रश्न हो अगर तो आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में, वो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन आप कृपया शोर ना करें, इससे अन्यों को दिक्कत हो, ठीक है। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। क्या कहाँ थे हम, कि निजंत धातु से, जैसे हमने यहाँ पे पच धातु ली है तो हम पच धातु को ही देख लेते हैं। कल हमने भू धातु ली थी, आज हम पच धातु ले लेते हैं, ठीक है। तो पच धातु से हेतुमति च, हेतुमति च इस सूत्र से प्रेरणा अर्थ गम्यमान होने पर, क्या अर्थ, प्रेरणा अर्थ का अर्थ गम्यमान होने पर, हाँ, जैसे ओदनम पचति, ओदनम, रामः ओदनम पचति, तो राम क्या है, शुद्ध कर्ता, और माता रामेण ओदनम पाचयति, मतलब ओदन पकाने के लिए माता राम को प्रेरित कर रही है, ठीक है। तो माता ओदनम पाचयति, माता चैत्रेण या रामेण ओदनम पाचयति। चलिए मैं आपको लिख ही देती हूँ वाक्य, सरल हो जाएगा आपको। माता रामेण ओदनम पाचयति, ठीक है। तो अब माता यहाँ पे क्या है, प्रयोजक कर्ता, आप सभी को प्रयोजक कर्ता तो समझ में आ गया है ना, आ गया है। हाँ, तो माता क्या हुई, प्रयोजक कर्ता, मतलब प्रेरणा देने वाली हो गई। तो प्रयोजक कर्ता मतलब प्रेरणा देने वाली जब माता होगी तो हमने बना लिया पाचयति, मतलब पच धातु से णिच प्रत्यय कर लिया, हमने क्या कर लिया कि पच धातु से णिच प्रत्यय करके, जैसे हमने कल भावयति बनाया था, णिच णित होने से पच के अ को अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी, पाच ई, णिच के च की इत संज्ञा और ण की चुटु से इत संज्ञा, तो क्या शेष रहा था, पाच और ई, ये शेष रहा था, है ना। और अब ई को च में संयुक्त कर लीजिए आप, तो क्या बन गया, पाची। अब यह पाचे णिजंत शब्द हुआ, णिच प्रत्यय अंत में है, णिच का ई अंत में है, इसलिए यह णिजंत शब्द हुआ पाची। इस णिजंत शब्द की सनाद्यंता धातु से हमने धातु संज्ञा की। तो अब धातु संज्ञा होने के बाद धातु से लट लकार आया, वर्तमाने लट, ठीक है, इससे हमने लट लकार किया। और लट लकार करने के बाद अब यहाँ पे या फिर त आताम झ, तो परस्मई पद संज्ञक प्रत्यय या आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय, कौन से प्रत्यय किए जाएं, यह संदेह हुआ। संदेह होने के कारण से क्या प्रत्यय हो इसमें, तो कहा णिचश्च, इस सूत्र से णिजंत धातु अगर है तो आत्मनेपद होगा, कब, अब ये पांच णिजंत धातु है तो इससे कहा कि आत्मनेपद होगा। आत्मनेपद कब होगा, तो शर्त दी इन्होंने कि जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो, क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा हो। देखो इसका तात्पर्य क्या है,
कि जैसे राम चावल पकाता है, राम खाना बना रहा है और माता उससे चावल बनवा रही है। माता रामेण ओदनम पाचयति, किस लिए बनवा रही है? घर में वो बना रहे हैं भोजन, तो खुद खाने के लिए बना रहा है ना, खुद खाने के लिए। तो चावल बनाने का जो प्रयोजन है, चावल बनाने के बाद जो उसका फल मिलने वाला है, पेट भरने वाला है, वो राम का ही पेट भरने वाला है। मतलब घर में अन्य सदस्य भी खाएंगे, लेकिन राम भी उसमें शामिल है। तो जो क्रिया को करने वाला है राम, उस क्रिया को करने वाला जो राम है, उस राम को भी उसका फल प्राप्त है, उसका फल राम को भी मिल रहा है ना। तो क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा है तब आत्मनेपद होगा। तो इस प्रकार यहाँ जो मैंने उदाहरण लिखा है, देखो क्या लिखा है मैंने, माता रामेण ओदनम पाचयति, ये लिखा है ना। तो यदि क्रिया का फल राम को मिल रहा है, मतलब राम चावल पकाने के बाद खाने वाला है, तो परस्मैपद पद नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आत्मनेपद हो जाएगा। क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रयोग परस्मै पद में नहीं बल्कि आत्मनेपद में बनेगा। माता रामेण ओदनम पाचयते, समझ में आया? अब जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा होगा, जैसे होटल में, होटल का जो मैनेजर होता है वो अपने वर्कर से खाना बनवाता है, ठीक है, ओदनम मतलब भोजन या चावल बनवा रहा है, लेकिन किसके लिए बनवा रहा है? क्या चावल बनाने के बाद जो वर्कर्स हैं, जो वहां का स्टाफ है, क्या वो खुद खाने वाला है, खुद के लिए बना रहे हैं? नहीं, बल्कि जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए बना रहे हैं। तो चावल बनाने का जो प्रयोजन है वो कर्ता को नहीं मिलेगा। कर्ता को बाद में यदि बच गया तो वो स्टाफ के लिए होगा, लेकिन विशेष रूप से वो किसके लिए बन रहा है? गेस्ट के लिए बन रहा है, जो अतिथि आने वाले हैं उनके लिए बन रहा है ना। तो क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा है, तब वहां पे परस्मैई पद हो जाएगा, ठीक है, निजंत धातु से वहां परस्मैई पद हो जाएगा। तो ओदनम पाचयति परस्य, यहाँ देखो मैंने लिखा है ओदनम पाचयति परस्य, तो सेवकः, यहाँ और एक जोड़ लो, क्या जोड़ लो? सेवकः, ठीक है, सेवकः ओदनम पाचयति परस्य, ठीक है। बात समझ में आई, स्पष्ट हुई कि हम जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है यदि, तो वहां पे निजंत धातु से आत्मनेपद हो जाएगा, और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तब निजंत धातु से ही परस्मैपद हो जाएगा। तो पाचयति पाचयते, इतना अर्थ में भेद हो जाता है परस्मैपद और आत्मनेपद मात्र के प्रयोग से। समझ में आया? तो ये कल का विषय, और हमने एक सूत्र निचश्च और पढ़ लिया जो कि हेतुमति च इस सूत्र से रिलेटेड था, संबंधित था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यह प्रकरण, जो कल का प्रकरण था, वो संपूर्ण हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम सूत्र पढ़ेंगे। कौन सा सूत्र है आगे का हमारा? हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखिए, शेयर हुई? जी हो रहा है। आगे सूत्र है हमारा ओह पुयन ज्य परे, ठीक है, ओह पुयन ज्य परे, पु यण जी अपरे, पु यण जी, पु यण जी सप्तमी है और अपरे सप्तमी है, जी अपरे, यण हो गया, संधि हो गई, ज्य परे, ठीक है, जी अपरे ज्य परे, ये सूत्र है। तो चलिए सूत्र का अर्थ हम देख लेते हैं।
सनि परे यद अंगम तदवयव अभ्यास उकारस्य इत स्यात् पवर्ग यण जकारेषु अवर्ण परेषु परतः। ये सूत्र का अर्थ है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, सन परे रहते जो अंग है उसके अवयव अभ्यास के उकार को इत मतलब इकार आदेश हो जाता है। इकार आदेश हो जाता है कब, जब पवर्ग यण जकार परक अवर्ण परे हो। सूत्र का अर्थ न समझ में आए, नहीं आया होगा, छोड़ दो, हम जब प्रक्रिया देखेंगे तब सूत्र समझ में आ जाएगा। इस सूत्र से हमें प्रक्रिया बनानी है अभिभवत, ये प्रक्रिया हमें बनानी है। मतलब भवति भू धातु से लट लकार में क्या रूप बनता है, भवति। उसका लुंग लकार में क्या बनता है, अभूत, है ना, अभूत, अभूताम, अभूवन। ठीक है, तो जब हम भवती का निजंत बनाएंगे लट लकार में निच प्रत्यय करके, तो भवती का हमने क्या बनाया, भावयति। ठीक है, भवती का बना भावयति। तो लुंग लकार में अभूत का बनेगा अभिभवत। अभूत का रूप क्या बनेगा, अभिभवत। ऋणजंत में लुंग लकार। ठीक है, तो इस अभिभवत को सिद्ध करने के लिए ही इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, ओह पुयन जपरे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अभिभवत देखो, बहुत सारे सूत्र कल के ही होंगे। भू धातु है, भू धातु से हेतु मति च, इस सूत्र से हमने णिच प्रत्यय कर लिया। भू णिच, च की इत संज्ञा, णिच के ण की चुटु से इत संज्ञा, भू ई शेष रहा, भू ई। अब इसकी सनाद्यंता धातवः से हमने धातु संज्ञा कर ली। धातु संज्ञा करके भू ई से लुंग लकार ले आए। लुंग यह सूत्र है ना, मतलब अनद्यतन भूतकाल में तो लंग लकार होता है, लेकिन सामान्य भूतकाल के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है। तो लुंग इस सूत्र से ही लुंग लकार आ गया। अब इस लुंग के स्थान में तिबाद व्युत्पत्ति, मतलब कि टिप से थस्था में वस, इस सूत्र से हमें टिप प्रत्यय करना है। टिप मतलब परस्मै पद या आत्मनेपद, दोनों में से कुछ भी। तो यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो आत्मनेपद, यदि कर्ता को नहीं मिल रहा है तो परस्मै पद। अब हमने भावयति परस्मै पद में बनाया था, तो अब हम लुंग लकार भी परस्मै पद में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम परस्मै पद संज्ञक टिप प्रत्यय लेके आते हैं। तो भू लुंग के स्थान पे टिप प्रत्यय हो गया, और टिप प्रत्यय होने के बाद लुंग लंग रिंग श्वरुदात्तः, इस सूत्र से अट आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, लुंग लंग रिंग शु परतः अडागमः भवति। तो यह लुंग लकार का प्रयोग है, इससे यहाँ पे अडागम हमने कर लिया। धातु के आदि में उपस्थित हो गया अट आगम। टित होने के कारण से परिभाषा सूत्र है आपका आद्यन्तौ टटितौ। टित आगम आदि में और टित आगम अंत में उपस्थित होता है। अट आगम टित है, त की संज्ञा करेंगे, इसलिए भू धातु से पूर्व में उपस्थित हो गया। तो अट भू ई ति आपकी यह स्थिति रही। स्पष्ट हुई सभी को स्थिति, अट भू ई टिप, ये स्थिति है आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अट में ट की इत संज्ञा कर दी, अवशेष रहा, है ना। अब इसके बाद इतश्च, इतश्च इस सूत्र से टिप के इकार का लोप हो जाता है। प की तो आप हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे। ठीक है, प की आप क्या करेंगे, हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे। फिर बचेगा टिप का ई, उस इकार की इतश्च से आप लोप कर देंगे, इकार का लोप कर देंगे इतश्च से। तो आपकी स्थिति रह जाती है अभूइत। ठीक है, ओह पुयन जपरे। सूत्र को समझने के लिए आपको ये प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है, और ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह अभिभवत निजंत लुंग लकार का प्रयोग है। ठीक है,
ये प्रयोग आपसे पूछे जाते हैं कि अभिभवत क्या कहाँ का प्रयोग है, या फिर इतश्च से यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, या ओ पुयन जपरे का अभिभवत में क्या प्रयोग है, क्या प्रयोजन है, ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो हमारी स्थिति है अभी अ भू ई त। अब यहाँ पर आगे सूत्र है छ्ले लुंग। लुंग लकार में छ्ले विकर्ण प्रत्यय हो जाता है। विकर्ण प्रत्यय का मतलब है कि प्रत्यय से टिप प्रत्यय से पूर्व में उपस्थित होता है, मतलब धातु से। तो अ भू, ये अ जो है अड़ागम का है, भू धातु, यह जो ई है वो निच प्रत्यय का ई है, उसके बाद हमने कर लिया चली, और फिर है तिप प्रत्यय का त। ठीक है, आगे चले तो अ भू ई चली त। अब यह जो चली है, इस चली के स्थान पर चंग आदेश हो जाएगा। इस सूत्र से णी श्री द्रुसृभ्यः कर्तरि चंग, यह सूत्र है। णी श्री द्रुसृभ्यः कर्तरि चंग। चंग मतलब चली के स्थान पर चंग आदेश हो गया, तो हमारी स्थिति भी बदल गई। क्या हो गई? अ भू ई चंग त, ये हो गई। ठीक है, अ भू ई चंग त, ये हमारी स्थिति हो गई। चंग आदेश हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि यह जो हमने अणिच किया था, हेतुमति च से जो हमने अणिच किया था, उस अणिच का लोप करना है। यह जो ई है ना, वो अणिच का ई है। ये जो ई है वो अणिच का ई है, उस ई का हमें लोप करना है। तो अणेरंती, इस सूत्र से हम ऋणी का लोप कर देंगे। जब ऋणी का लोप हुआ तो स्थिति क्या रही आपकी? अ भू, ई का लोप हो गया तो अ भू चंग त। चंग के न की हलंत्यम से इत संज्ञा कर दीजिए, न की हलंत्यम से इत संज्ञा, और च की चुटु से इत संज्ञा, शेष क्या रहेगा? अ। तो इत संज्ञा करने के बाद स्थिति क्या रही आपकी? अ भू, अ भू अ त, ये स्थिति रही। चंग के आपने इत संज्ञा कर दी, इत संज्ञा करने के बाद स्थिति रही आपकी अ भू अ त। अब यहाँ क्या करना है आपको कि एक सूत्र है चंगी। चंग आदेश करने के बाद उसको द्वित्व हो जाता है। चंग परे रहते धातु को द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब द्विह प्रयोग। तो अभी तक हमें भू धातु सुनाई दे रही थी, जो उस भू को हम दो बार प्रयोग कर देंगे। द्वित्व, दो बार प्रयोग हो जाएगा, तो भू और भू, इसको कह दिया द्वित्व। तो स्थिति है आपकी द्वित्व करने के बाद अ भू भू अ त, ये स्थिति रही आपकी। ठीक है, अब हम द्वित्व करने के बाद क्या करेंगे, तो कहा अभ्यास कार्यम। द्वित्व करने के बाद कुछ कार्य हैं जो हमेशा याद रखने हैं। जो हमने भू और भू द्वित्व किया, उसमें जो पहले वाला जो भू है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। ठीक है, अभ्यास होने के बाद हल संधि का एक सूत्र है अभ्यासे चर्चा। इससे अभ्यास को चर्त्व आदेश हो जाता है। चर्त्व मतलब चर, चट त क प श श स, ये सारे वर्ण आते हैं चर प्रत्याहार में। तो जब उसको चर आदेश हो जाएगा तो भ को चट त क प, अभ्यासे चर च, हाँ चर और जश ये दोनों हो जाते हैं। अभ्यास को चर आदेश और जश आदेश। तो चर में तो हुआ चट त क प श श स, इनमें से कोई आदेश नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम जश आदेश करेंगे। तो ज ब ग ड द, इससे ब, भ को ब आदेश होकर के क्या बना? भू बन गया। क्या बन गया? भ को भू हो गया। और उसी अभ्यास से ये सारे कार्य पहले वाले भू को हो रहे हैं। ये जो पहला वाला भू है, भ को ब हो जाएगा और दीर्घ उकार को ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा। तो इस प्रकार स्थिति रहेगी आपकी अ भू भू अ त। समझ में आई? अ भू और भू, चंग का अ और त।
ये सब जो कार्य हुआ इसको भू से भू बन गया, इसी कार्य को हमने कह दिया अभ्यास कार्यम। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, आगे क्या करना है हमें, तो कहा आगे आप अचोय नीति से वृद्धि कर लीजिए, क्योंकि जो हमने णिच प्रत्यय किया था ना, णिच प्रत्यय की ण की इत संज्ञा की थी, और ण की इत संज्ञा होने से वो णित हुआ, णित होने के कारण से अचोय नीति से वृद्धि हो जाएगी। तो भू धातु को ऊ को अवृद्धि हो गई, ऊ को क्या वृद्धि हो गई, अवृद्धि हो गई। अवृद्धि होने के बाद अ बु भौ अ त ये स्थिति हो गई आपकी। ठीक है, अब वृद्धि के बाद भौ जो वृद्धि की है आपने उसको एचो यवायाव से औ को आव आदेश कर लीजिए, तो अ बु भाव अ त ये हुआ। अब आया आव, जब आपने आव आदेश कर लिया उसके बाद सूत्र है नौ चंज्ञुपधाया ह्रस्वः। ये सूत्र देखो, नौ चंज्ञुपधाया। इस सूत्र से क्या होता है, जो भाव आपने आव आदेश किया था ना, आव आदेश करने के बाद भा जो है, अब भ भा द्विमात्रिक है, दीर्घ है भा, उस आकार को ह्रस्व हो जाएगा। नौ चंज्ञुपधाया ह्रस्व से आ को ह्रस्व हो जाएगा, तो भाव को क्या हो गया, भव हो गया। तो अ बु भव अत। अब आई आपकी असली असली जो सूत्र है जो आपको पढ़ना है विशेष रूप से, उस सूत्र की बारी है। क्या कह रहे हैं, ओह पुयन जपरे। अब स्थिति क्या है देखो, अ बु भव अत, ये स्थिति है आपकी। अब यहाँ पर ओह पुयन जपरे क्या कहा इसने, पवर्ग यण जकार, पवर्ग यण जकार। देखो पहले एक बार अब हम सूत्र का अर्थ देख लेते हैं, तो ध्यान में रहेगा। सूत्र क्या कह रहा है, सन परे होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ सन परे नहीं है, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने णिच किया है, सन नहीं है, ठीक है, माइनस पॉइंट। फिर आगे कह रहे हैं कि जो अंग है, अंग क्या है आपका, भू धातु को द्वित्व करके जो हमने क्या बनाया भाई, भू और भव, ये जो अंग है भू भव जो अंग है उसके अवयव अभ्यास उकार को, अवयव का जो अभ्यास उकार है उसको इकार आदेश करना है। तो देखो कहाँ पर है वो, स्थिति के पास चलते हैं हम, कहाँ है हमारी स्थिति, हाँ यह जो अंग है अ भू भव अत, भू भव जो अंग है उसका अवयव क्या है, जो अभ्यास है, अभ्यास के उकार को इकार आदेश करना है। अभ्यास उकारस्य इकार आदेश, तो उ को ई आदेश हो जाएगा। अवर्ण परक हु यण जी परे रहते, अवर्ण परक पवर्ग यण और जकार, तो भ पवर्ग में आता है और वह जो है यण प्रत्याहार में आता है, य व र ल, है ना। तो पवर्ग यण जकारे परे अवर्ण परे परतः अभ्यास के ऊ को इकार आदेश हो जाएगा, तो बना अ बी, जो भू था उसको हो गया बी, तो अ बी हव अ त, ये है सूत्र का प्रयोजन। सूत्र समझ में आया कि ओहो, ओहो मतलब उकारस्य स्थाने, ओहो का अर्थ है उकारस्य स्थाने, है ना, उकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति, यही अर्थ है, उकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति। अभ्यास के उकार को इकार आदेश होता है इस सूत्र से। पवर्ग यण जी परे अवर्ण परतः, समझ में आया। इस प्रकार इकार आदेश होने के बाद एक अच्छा, सबसे पहले बड़ी बात तो बोल गए हम, भूलना, इसने क्या कहा था, सनी परे, सन परे रहते होता है, यहाँ सन है ही नहीं, यहाँ पे सन प्रत्यय है ही नहीं, तो कैसे होगा,
तो कहा एक सूत्र है संवल्लघुनि। क्या सूत्र है? संवल्लघुनि चंग परे अनग्लोपे। क्या है? चंग परे अनग्लोपे, ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या होता है कि संवत चंग परे, चंग परक हो, तो मैं मतलब पूरा अर्थ नहीं, आपको जितना आवश्यक है उतना ही समझा रही हूँ। चंग परे रहते संवत भाव हो जाता है। संवत ब्राह्मणवत, मतलब ब्राह्मण न होने पर भी हम उसको क्या कह देते हैं? ब्राह्मणवत। उसी प्रकार सन यहाँ पे नहीं है, यहाँ क्या है? णिच है। णिच होने पर भी इसको हम संवत, जैसे ब्राह्मण न होने पर ब्राह्मणवत कार्य करते हैं, वैसे ही सन न होने पर भी संवत कार्य होगा। तो वो संवत कार्य क्या है? तो कहा संवत कार्य क्या है? तो कहते हैं कि यही है। कौन सा? संवल्लघुनि। एक मिनट, ओह पुयंजन। संवत कार्य क्या है कि सन न होने पर भी सन परे रहते जो कार्य कहा गया है वो कार्य हो जाए। तो सन परे रहते कार्य कहा गया है क्या? कि अभ्यास के उकार को इकार आदेश हो। ठीक है, सन परे रहते। यहाँ सन न होने पर भी चंग को हम संवत मान लेंगे। चंग को संवत मान करके फिर अभ्यास के उकार को इकार आदेश कर लेंगे। स्पष्ट हुआ? ठीक है। जी। हाँ, किसी का प्रश्न है? हरि ओम महोदय, यत् ऋचस्य सूत्रस्य अस्ति तस्य सूत्रस्य परस्मैपदी आत्मनेपदी द्वौ कार्यम् अस्ति वा केवलम् आत्मनेपदी अस्ति? ठीक है, ये मैं उत्तर थोड़ी देर में आपको देती हूँ इसका। ठीक है, आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। अहम गायत्री अस्मि। अस्तु, ठीक है। हाँ, तो हम इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या कहा कि सनी परे, सन परे न होने पर भी संवत मान करके, ब्राह्मणवत जैसे हम कार्य करते हैं वैसे संवत मान करके हम ऊ को अभ्यास के उकार को इकार आदेश करते हैं। तो इस प्रकार अभिभव अत आपके इस सूत्र का प्रयोजन सिद्ध हुआ। अब आगे कहा है कि दीर्घो लघो हो, क्योंकि आपको बनाना है अभिभवत। तो यह जो ई है ह्रस्व, उस अभ्यास के इकार को दीर्घ हो जाएगा दीर्घो लघो हो से, तो आपका रूप बन जाएगा अभिभवत। ठीक है, इस प्रकार आपकी यह प्रक्रिया पूर्ण हुई। कौन सी प्रक्रिया? अभिभवत। समझ में आया? ये स्क्रीन पे कौन लिख रहा है? कृपया ऐसा काम ना करें, कोई भी बच्चे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी प्रक्रिया पूर्ण हुई अभिभवत। इस प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रश्न है किसी का? महोदय, हाँ अभ्यास के उकार के परे अगर प वर्ग यण और जकार में से कोई एक वर्ण भी होगा तो? हाँ हाँ, कोई भी एक वर्ण चलेगा, सभी होना जरूरी नहीं है। पवर्ग यण और जकार कोई भी एक भी हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, और कुछ किसी को कहना है? जी मैम। हाँ बोलो। ये जो द्वित्व हुआ था भू है, तो भू को जब भू हुआ तो वहाँ पे दीर्घ उकार क्यों नहीं हुआ? आपने जो स्क्रीन पे लिखा है ये हाँ, भू जी को जब द्वित्व हुआ तो दीर्घ जी उकार ही द्वित्व होगा। जी जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपने हाँ, लघु उकार किया था। नहीं नहीं, यहाँ देखो, ये वाली स्थिति देखो, मेरा एरो जी दिख रहा है। जी भू को जब हमने द्वित्व किया तो भू भू द्वित्व हुआ। उसके जी, बाद उसके जब, बाद बू। हाँ, उसके बाद जो हमने ये स्थिति लिखी है वहां अभ्यास कार्य जी हो गया। अभ्यास जी कार्य जी ठीक मतलब अभ्यास को ह्रस्व, इस सूत्र से हम ह्रस्व कर लेंगे।
ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी धन्यवाद। हाँ, अब गायत्री आपका जो प्रश्न था कि णिचश्च, जो णिचश्च सूत्र है, उस णिचश्च सूत्र में यह उभयपदी है क्या, ये आपका प्रश्न था, है ना। हाँ, तो णिचश्च सूत्र से सूत्र उभयपदी नहीं है, बल्कि अर्थभेद होने पर, निजंत शब्द से अर्थभेद मतलब क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा हो तब आत्मनेपद होगा, ये णिचश्च सूत्र कहता है। ठीक है, शब्द का अर्थ है ना,